वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम अपना जनरल साइंस के वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। जनरल साइंस के एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2018 से जितने सारे एग्जाम्स हुए हैं, रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं, जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, एलपी टेक्नीशियन का हुआ, उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ, फिर एनटीपीसी का हुआ, लगभग सारे पेपर का हमने एनालिसिस किया है। तो रेलवे का जो एक्यूरेट लेवल है वो पता चला है कि रेलवे जो है ये किसी भी एग्जाम में अपना लेवल चेंज नहीं करता है, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या जेई हो, या एलपी हो, टेक्नीशियन हो। रेलवे का लेवल हर एक एग्जाम में सेम रहता है, वही सेम लेवल अब वो क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ऑब्वियसली रेलवे में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसी तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस चैनल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि अभी लगातार बहुत सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं, एमसीक्यूज बहुत सारे लाने वाले हैं। और साथ में हमारा जो नया चैनल है नोटिस रीडिफाइन, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां पे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के वीडियोस लगातार आते रहेंगे फॉर रेलवे ग्रुप डी। स्टार्ट हो चुका है उस चैनल में, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज किंग ऑफ केमिकल? तो इनमें से कौन से केमिकल को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, मिथानोइक एसिड। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसे कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स इन्हें क्यों कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को? क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट में जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड में देखें, कोई अगर केमिकल सबसे ज़्यादा अगर किसी का प्रोडक्शन होता है तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इतना ज़्यादा कोई भी केमिकल जो है प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में लगते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार। ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी सल्फ्यूरिक एसिड को जाना जाता है। विच मेटल इज केप्ट रैप्ड इन पैराफिन वैक्स? तो पैराफिन वैक्स में कौन सा मेटल को रैप करके रखा जाता है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरियम। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 3 लिथियम। लिथियम जो है इसे रैप करके रखा जाता है पैराफिन वैक्स में। अब पैराफिन वैक्स में क्यों जो है इसे रैप करके रखा जाता है? हाँ, ये रिएक्टिव मेटल है ऑब्वियसली। बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते हैं कि सोडियम भी रिएक्टिव है, पोटेशियम भी रिएक्टिव है, लिथियम भी रिएक्टिव है। लेकिन सोडियम पोटेशियम अगर हम देखें तो ये केरोसिन ऑयल में रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। लेकिन लिथियम को केरोसिन ऑयल में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि लिथियम जो है ये बहुत लाइट वेट है, इसका डेंसिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए एक केरोसिन ऑयल का एक कंटेनर है उसमें रखा जाता है, तो ये मेटल इतना लाइट है कि ये फ्लोट होता है, ठीक है। ये जो है इसका डेंसिटी कम है तो ये फ्लोट होगा, जिसके वजह से जो है एयर के कंटेक्ट में आने से जो है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है इसे केरोसिन ऑयल में नहीं रखा जाता है, बल्कि इसे जो है पैराफिन वैक्स में जो है रैप करके रखा जाता है। देखिए यहाँ पे लिथियम रिएक्टिव है, लेकिन एक क्वेश्चन कहीं पे मैंने देखा था तो ध्यान आ रहा है अभी, तो लिथियम जो है ना ये रिएक्टिव है, लेकिन लिथियम सोडियम और पोटेशियम से कम रिएक्टिव है, ठीक है, एज कंपेरिजन। तो अगर हम कंपेयर करके देखें तो ये रीजन है कि क्यों इसे पैराफिन वैक्स में जो है रैप करके रखा जाता है, इसे जो है केरोसिन ऑयल में क्यों नहीं रखा जाता है। Which gas causes the cake to rise making it soft and spongy? तो यहाँ पे देखिए, केक बनाने से पहले बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है इसे क्यों ऐड किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर जो है ये यही रिस्पॉन्सिबल है, इसके वजह से ये होता है। बेकिंग पाउडर को जब हीट किया जाता है तो ये जो है इसमें से कौन सा गैस जो है इवॉल्व होता है? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, जिसके वजह से जो है केक जो है ये राइज करते हैं और स्पॉन्जी फॉर्म करते हैं। तो जितने भी बेकरीज आप देखते हैं जहाँ पे केक्स बनाए जाते हैं, ब्रेड्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे जो है बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, Na, याद रखना ये फॉर्मूला NaHCO3, ये फॉर्मूला पूछा जाता है। तो इसको अगर हम हीट करते हैं ना तो यहाँ पे CO2 गैस जो है यहाँ पे इवॉल्व होता है। अगर हम यहाँ पे हीट जो है अगर देते हैं तो ये जो है CO2 गैस इसमें इवॉल्व होता है, जिसके वजह से जो है ये केक राइज करता है और साथ में स्पॉन्जी बनता है। तो यहाँ पे जो रोल है ये बेकिंग पाउडर का जो है ये रोल है। तो कौन सा गैस के वजह से ये होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वजह से होता है। तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया क्या है बेसिक चीज़ें। इसी वजह से जो है जो बेकरीज हैं जब केक बनाते हैं, आप घर में भी अगर बनाते हैं तो यहाँ पे जो है बेकिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है। अगर बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं किया जाएगा तो ये नहीं होगा, केक राइज नहीं होगा, स्पॉन्जी ये नहीं फॉर्म होगा। Which alcohol is used in alcoholic beverage? बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में बने हैं, ठीक है। तो रेलवे को देखते हुए रेलवे का हमने बहुत सारे पेपर का एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे जो है रेलवे इसी तरह के लेवल का ही क्वेश्चन पूछता है जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यह है मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल। तो इसका जो सही जवाब है यह है इथानॉल। इथानॉल जो है इसे अल्कोहलिक बेवरेज के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अब इथानॉल को क्यों यूज़ किया जाता है, अलग को क्यों यूज़ नहीं किया जाता, ये भी रीज़न है। बाकी भी तो अल्कोहल है, यहाँ पे मिथानॉल भी है। देखिए इथानॉल जो है ये लीस्ट जो है टॉक्सिक अल्कोहल है। ये अगर हम देखें बाकी सबका, मिथानॉल तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है,
इसे अगर एल्कोहल अगर कोई कंज्यूम कर लेता है, मिथानॉल अगर कोई कंज्यूम कर लेता है तो उसका जो है ऑप्टिक नर्व जो है ये डैमेज हो सकता है, इसके साथ साथ परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। सबसे कम टॉक्सिक जो है ये है इथानॉल। इथानॉल इस वजह से जो है इसे अल्कोहलिक बेवरेज में यूज़ किया जाता है और इथानॉल जो है वाटर के साथ भी अच्छा से घुल जाता है, जिसके वजह से जो है इसे यूज़ किया जाता है। इथानॉल को याद रखना, इथाइल अल्कोहल तो इसे कहा जाता है, ये तो सभी को पता है कि इथानॉल जो है इसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, लेकिन इथानॉल जो है इसे जो है ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। ग्रेन अल्कोहल इसलिए क्योंकि जो ग्रेन्स है ना उससे भी इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे राइस से भी इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, बार्ली से प्रोड्यूस किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ऑब्वियसली इसमें ईस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जो भी इन ग्रेन्स में जो भी ये रहता है, शुगर रहता है, उनके साथ रिएक्ट करते हैं ईस्ट, उसके बाद जो है ये फर्मेंटेशन होता है, जिसके बाद जो है अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो इसे जो है ये याद रखना, इथेनॉल जो है इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। ये यहाँ पे आप ध्यान जरूर रखना। तो ये क्वेश्चन बने तो आपको कोई गलती यहाँ पे नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। टाइप मेटल इज ए एलॉय ऑफ। तो टाइप मेटल जो है ये कौन सी चीज़ का एलॉय होता है? टाइप मेटल पहली बात कहाँ पे यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखना। टाइप मेटल जो है ये प्रिंटिंग ये में यूज़ किया जाता है, प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ किया जाता है, प्रिंटिंग के लिए इसे काम में लिया जाता है। यहाँ पे ऐसे मेटल्स बनाए जाते हैं, बेसिकली जैसे मेटल का ये बनाया जाता है, यहाँ पे मेटल का अलग अलग बॉक्सेस लिखा है बनाया जाता है, जिसके ऊपर लेटर लिखा है, जैसे RS, तो यहाँ पे ये लिखा रहता है, जिसकी वजह से प्रिंटिंग जो है आसानी से हो पाए। तो टाइप मेटल जो है बेसिकली प्रिंटिंग के लिए जो है काम में लिया जाता है, प्रिंटिंग कैरेक्टर्स बनाया जाता है, जैसे ABCD ये कैरेक्टर्स हैं, तो प्रिंटिंग कैरेक्टर्स बनाया जाता है टाइप मेटल में। अब टाइप मेटल किसका एलॉय है? ये जो एलॉय है ये है लेड, एंटीमनी एंड टीन का, ये जो है ये एलॉय है। तो ये प्रिंटिंग में काम में लिया जाता है। लेड, एंटीमनी एंड टीन जो है ये ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस इन विच पार्टिकल ऑफ मैटर गेट इंटरमिक्स्ड ऑन देयर ओन। तो ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है, जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं ये इंटरमिक्स हो जाता है बाय देयर ओन। यहाँ पे कुछ उनको जो है सेक करना नहीं पड़ता है या स्टेयर करके उसको मिलाना नहीं पड़ता है, ये जो है खुद से ही मिल जाते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे किचन में अगर कुछ गरम गरम खाना बन रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बन रहा है, तो देखिए एक रूम में किचन में खाना बन रहा है, लेकिन दूसरे रूम में जो है इसका स्मेल पहुंच जाता है। ये किस वजह से होता है? ये जो है डिफ्यूजन की वजह से पॉसिबल है। यहाँ पे जो है सिमिलर पार्टिकल जब स्पेस में मिलते हैं तब जो है यहाँ पे जो है इंटरमिक्स होने के बाद ये बेसिकली पॉसिबल हो पाता है। लेकिन डिफ्यूजन जो है ना ये किस में पॉसिबल है? सिर्फ गैस एंड लिक्विड में पॉसिबल है, ये सॉलिड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स जो है ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। ये ध्यान रखना, सॉलिड पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट बट द गैस एंड लिक्विड पार्टिकल्स कैन ट्रैवल, ठीक है, ये ट्रैवल कर सकते हैं, ये जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये ट्रैवल कर सकते हैं। और भी एग्जांपल है, जैसे रेगुलर अगर लाइफ का एग्जांपल देखें, आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, जब परफ्यूम यूज़ करते हैं तो थोड़ी देर बाद जो है आप परफ्यूम जो है आपसे अगर कोई दूर इंसान खड़ा है तो उससे भी वो स्मेल पहुंच जाता है। ये होता है डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। पार्टिकल्स जो है इंटरमिक्स होते हैं, उसके बाद जो है ये पार्टिकल ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है रेलवे में, इसीलिए इसे भी हमने कवर अप किया। हालांकि बहुत सारे एग्जाम पूछा गया, सिर्फ रेलवे में नहीं, SSC में पूछा गया है, अलग अलग स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसी तरह का ही लेवल का क्वेश्चन रहेगा, आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि लगातार इस तरह के वीडियोज़ आने वाले हैं, अब लगातार आने वाले हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। ये तो केमिस्ट्री से हमने जनरल साइंस से स्टार्ट किया है, उसके बाद लाइफ साइंस भी करेंगे, उसके बाद जो है फिजिक्स भी करेंगे। एक एक वीडियो से लाएंगे, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, उसके बाद जो है फिजिक्स, इस तरह लाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए भी। और यहाँ पे कंप्लीटली जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे और लगातार वीडियो लाते रहेंगे। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। तो ये कैसे सेपरेट किया जा सकता है? ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। लेकिन अगर हम पूरा करेक्ट आंसर यहाँ पे देखें तो वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है प्रोसेस, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं। तो जो है डिस्टिलेशन इस तरह से होता है। यहाँ पे अगर हम देखें वाटर, और मान लीजिए यहाँ पे ये मिक्सचर है, वाटर और अल्कोहल का ये मिक्सचर है, यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, तो याद रखना अल्कोहल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये है 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 78 डिग्री सेल्सियस में अगर अल्कोहल में आप इथानॉल ही लेना यहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि इथानॉल का जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है वो है 78 डिग्री सेल्सियस। तो इथानॉल 78 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाएगा, तो ये जो है इसे कलेक्ट कर लिया जाएगा, इसमें जो है इथानॉल कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो है प्रोसेस है इसे डिस्टिलेशन कहा जाता है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये चीज़ें किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन देख लेना, अगर डिस्टिलेशन हो तो उसे आप
टिक करके आ सकते हैं, वो आंसर दे के आ सकते हैं, या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, ये जो है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है इसीलिए ये पॉसिबल हो पाता है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, काफी बार ये भी क्वेश्चन बना है, पोटेशियम, आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑक्सीजन। अगर हम बाय वेट देखें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। अगर हम देखें तो 62%, ऑलमोस्ट 62% से 65%, अगर हम एक इंसान का वेट देखें तो इसमें से इतना जो है ऑक्सीजन है। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो अगर हम देखें ह्यूमन बॉडी में, ये क्या है, ये है ऑक्सीजन। Which सब्सटेंस इज नोन एज ब्लू गोल्ड, ब्लू गोल्ड कौन सा सब्सटेंस को कहा जाता है? वाटर, नाइट्रिक एसिड, ब्रास, एक्वारेजिया। तो ये जो है वाटर को कहा जाता है ब्लू गोल्ड। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से जो है केमिकल को ये नाम से कहा जाता है, या कौन से, इस तरह के सवाल जो है काफ़ी बने हैं, इसीलिए जो है हम भी इस तरह के सवाल को फ्रेम करते हैं ताकि आपके लिए आसान हो। तो ब्लू गोल्ड जो है वाटर कहा जाता है, कोई रीज़न नहीं है कि इसे ब्लू गोल्ड क्यों कहा जाता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, इसलिए इसे ब्लू गोल्ड कहा जाता है क्योंकि इसके वजह से ही जो है लाइफ सस्टेन करता है। विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट सस्टेन, ठीक है, यही जो है सर्वाइवल में हमें मदद करता है, इसीलिए इसे ब्लू गोल्ड जो है हम कहते हैं। Which inert gas is used for welding piece of metal together? तो यहाँ पे इनर्ट गैस को काम में लिया जाता है, ये है आर्गन। आर्गन को यहाँ पे काम में लिया जाता है, क्यों काम में लिया जाता है, यहाँ पे बेसिकली क्या क्या होता है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आर्गन को इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि आर्गन एक स्टेबल है, ठीक है, ज़्यादातर एक किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है, उसके साथ साथ ये सील्ड की तरह काम करता है, ठीक है। मान लीजिए एक मेटल का वेल्डिंग किया जा रहा है लेकिन उसमें जो है आर्गन का यूज़ नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे वेल्डिंग के दौरान जो है ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो मेटल जो है ऑक्सीडाइज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है एयर में वो उसे ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन आर्गन जो है ये क्योंकि रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ, स्टेबल है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे ये सील्ड की तरह काम करता है, ठीक है, ये जो है सील्ड की तरह काम करता है वाइल वेल्डिंग। तो सील्ड की तरह अगर काम करेगा तो यहाँ पे जो है वेल्डिंग बहुत अच्छा से हो पाएगा, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट वेल्डिंग बहुत अच्छा से हो पाएगा, इस वजह से जो है आर्गन को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं वो ऑक्साइड फॉर्म नहीं कर पाएंगे ड्यू टू आर्गन। आर्गन जो है यहाँ पे सील्ड की तरह यहाँ पे काम करता है, इसलिए आर्गन को काम में लिया जाता है। हाउ मेनी मेटलॉइड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? तो कितने मेटलॉइड्स हैं? तो टोटल पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो 6 मेटलॉइड्स हैं। क्या क्या है? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, टेलुरियम है। तो ये जो है 6 मेटलॉइड्स हैं। याद रखना, सबका नाम यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे पूछा जाता है इनमें से कौन सा मेटलॉइड है पूछा जाता है। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, ये जो है 6 जो है यहाँ पे ये मेटलॉइड हैं, ये बिल्कुल याद रखना। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में मेटलॉइड्स को ही काम में लिया जाता है ज़्यादातर, ये ध्यान रखना, मेटलॉइड्स को ही लिया जाता है ज़्यादातर। इसमें सबसे कॉमन है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जो है जर्मेनियम को भी काम में लिया जाता है, एंटीमोनी को भी काम में लिया जाता है। तो ये सारे जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में काम में लिए जाते हैं, या फिर मेमोरी डिवाइस बनाने में भी इन्हें काम में लिए जाते हैं। विद इन द एटमोस्फियर व्हिच नोबल गैस इज मोस्ट एबंडेंट? सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा नोबल गैस पाया जाता है एटमोस्फियर में? तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आर्गन पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे समझाने के लिए है नहीं, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आर्गन पाया जाता है। और ऐसे देखिए तो एटमोस्फेरिक एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। अगर नोबल गैस पूछा जाए तो ये होता है आर्गन। चारकोल इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज ए? तो इसे किस तरह यूज़ किया जाता है? तो इसे जो है एब्जॉर्बेंट के तरह यूज़ किया जाता है। चारकोल अगर देखें, चारकोल में जो है बहुत जो है छोटे छोटे अगर देखें तो पोर्स होता है, छोटे छोटे पोर्स होता है, जिसके वजह से जो है ये एब्जॉर्बेंट के काम करते हैं। जो भी यहाँ पे कॉन्टामिनेट है उसे ये फिल्टर आउट कर सकते हैं वाटर से, इस वजह से। और सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है। अगर हम देखें एक चारकोल का पीस लिया जाए, बड़ा सा चारकोल का पीस लिया जाए, अगर लकड़ी को जो है जला दिया जाए उसके बाद चारकोल फॉर्म करता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत टीनी पोर्स रहते हैं, ठीक है। और यहाँ ये जो है ये मदद करते हैं, ये फिल्टर आउट करने में मदद करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं। बेसिकली ये एब्जॉर्ब करते हैं जो कॉन्टामिनेट्स हैं, इसमें जो छोटे छोटे पोर्स हैं ये बेसिकली इसमें मदद करते हैं। इसीलिए जो है चारकोल को वाटर ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन और बाय द प्रोसेस ऑफ? तो इसे जानने से पहले थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज ये देख लेते हैं तो आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। उसके बाद आप किसी भी इस तरह का कोई भी सवाल बने तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। जैसे पूछा जाएगा सोडियम कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कौन से मेथड से, कैल्शियम कैसे, आयरन कैसे, टीन, कॉपर, गोल्ड कैसे किया जाता है, सबका आप आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो मोस्ट रिएक्टिव है वो ऊपर है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन नहीं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनको जो है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से जो है यहाँ पे ये किया जाता है, उनका एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो है अवेलेबल नहीं रहते फ्री स्टेट में, जो है ये अवेलेबल नहीं रहते, ये ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप कॉपर देखने जाए, सिल्वर, गोल्ड जो है और प्लैटिनियम,
ये आपको जो है डायरेक्टली मिल जाएंगे। ये जो है नेटिव मेटल कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये आपको मान लीजिए कोई अगर आप गोल्ड माइन देखते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट गोल्ड पाया जाता है, ठीक है। और बाकी हम आयरन डायरेक्टली कहीं से ऑब्टेन नहीं कर सकते, आगे आयरन ओर लिया जाता है, फिर वहाँ से आयरन निकाला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ से समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है ये हाईली रिएक्टिव है, तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज किया जाता है। अगर हम देखें जिंक, आयरन, टिन, लेड, तो ये सारे के लिए जो है कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, रिडक्शन प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है। रिडक्शन बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस यूज किया जाता है। और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है। ये नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, इनको ऐसे ही जो है ये कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, यहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, या कुछ केमिकल्स भी यूज किया जाता है ताकि आसानी से जो है इन्हें ये किया जा सके। तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब आपको क्लियर हो गया होगा। रिएक्टिव सीरीज अगर आपने देख लिया, से नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से जो है हाईली रिएक्टिव, अगर हम देखें मिड लेवल का, अगर यहाँ पे मेटल देखें जो लिस्ट, उसके बाद जो है हाईली रिएक्टिव के बाद जो मीडियम रिएक्टिव है वहाँ पे जो है रिडक्शन यूज किया जाता है। और जो लीस्ट रिएक्टिव है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, यहाँ पे जो है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आप बिल्कुल दे सकते हैं, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन प्रोसेस को यहाँ पे काम में लिया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, कौन सा इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका सही जवाब है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। बाकी यूरेनियम, थोरियम ये नेचुरली ऑकरिंग हैं। तो आसान सा है, एक बार जरूर देख लेना कौन कौन से जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिन्हें जो है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी के जो है एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। ये टेस्ट सीरीज इंग्लिश में है, बार बार कमेंट बॉक्स में मत पूछना है इंग्लिश में है या हिंदी में है। इंग्लिश में है। यहाँ पे आपको 45 क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे 30 × 45 1350 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर दिन अगर आप एक करेंगे तो ये 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हर दिन 2 करेंगे तो ये जो है सिर्फ आपको 15 दिन लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे ये मत पूछना कि ये फुल टेस्ट सीरीज है। देखिए फुल टेस्ट सीरीज नहीं है। जो सेक्शन सबसे वास्ट है, जैसे जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, कितना वास्ट सेक्शन है, जितना पढ़ो यहाँ पे खत्म नहीं होता। अगर जब से फॉर्म निकला है तब से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीजनिंग यहाँ पे सबसे ईजी है। रेलवे में तो रीजनिंग ईजी ही पूछा जाता है। और मैथ आप अगर रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 45 नंबर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। यहाँ पे जितना पढ़ो ये बहुत वास्ट सेक्शन है, इसीलिए जो है इसका हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो यहाँ पे 30 टेस्ट सीरीज है। हर टेस्ट सीरीज में आपको 45 क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। यहीं से पूछने वाले हैं। जनरल साइंस का 25 नंबर्स आने वाले हैं, बाकी 20 नंबर्स का आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आने वाला है। तो ये आपको 45 क्वेश्चन मिलेगा। 45 में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि रीजनिंग में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, रीजनिंग में सब बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट मैथ आपको हैंडल करना है। मैथ में आप मिड लेवल का भी आप करके आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 45 नंबर में आपको अच्छा स्कोर करना है, तब आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है। ये टेस्ट सीरीज को लेना कैसा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये सिर्फ 60 रुपीज़ में अवेलेबल है, आराम से आप ले सकते हैं। रोज आप प्रैक्टिस करते रहें, तब जो है हम भी पढ़ाते रहेंगे, आप भी प्रैक्टिस करते रहें, तब बहुत अच्छा से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और यहाँ पे प्रीवियसली एग्जाम जैसे हुए हैं, जैसे हमने पहले ही कर चुका है कि 2018, 19, 20, उसके बाद जो एग्जाम होने वाले हैं अभी, तो सबका हमने एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। जो होने वाले उनका एनालिसिस नहीं किया, जो पेपर हो चुके हैं उस सारे पेपर का एनालिसिस कर लिया है। तो रेलवे का जो लेवल है वो हमें पता है, उस हिसाब से जो है क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आप प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं। आपका चॉइस है लेना है नहीं लेना, ये आपका चॉइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाना, अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर भरना। जैसे ही आप 60 रुपीज़ पे करते हैं उसके बाद अपना मेल आईडी खोल के टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर लेना। आपका मेल आईडी में ये टेस्ट सीरीज भेज दिया जाता है, डाउनलोड कर लेना। और अभी रिसेंट ट्रेंड्स को देखते हुए जो है एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे पुराने करंट अफेयर्स पूछे गए थे, इसीलिए इसमें पुराने करंट अफेयर्स दिए गए। तो आप ये भी कह सकते हैं तो सर नए करंट अफेयर्स को कैसे पढ़े। नए करंट अफेयर्स के लिए हमने करंट अफेयर्स 2020 और 21 का बुकलेट लॉन्च कर दिया है। इस बुकलेट में हमने सेक्शन वाइज जो है यहाँ पे सारी चीज़ों को डाला है, अच्छा से आपको याद हो सके। तो ये बुकलेट भी आप ले सकते हैं 70 रुपीज़ में पे करके। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सेम प्रोसेस है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। 70 रुपीज़ जैसे ही आप पे करते हैं वैसे ही आप जो है इस जो है बुकलेट को ले सकते हैं, जहां पे करंट अफेयर्स 2020 का पूरा और 2021 का जनवरी से लेकर जून तक हमने कवर अप कर दिया। तो इस बुकलेट को आप ले सकते हैं, या फिर आप स्टैटिक जीके का ये भी ले सकते हैं। इसमें हमने 90+ टॉपिक कवर अप किया है। ये बुकलेट में ये 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये सारे जो है 95 जो है टॉपिक्स हैं जिसे हमने कवर अप किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे को देखते हुए भी इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है ऐड किया गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे मटेरियल्स आप ले सकते हैं। आप बुकलेट ले ना ले ये हम नहीं जानते, लेकिन टेस्ट सीरीज लेना है आपको।
प्रैक्टिस करते रहें, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहें, तब प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका चांसेस बढ़ेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाना है, अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, टेस्ट सीरीज ये खरीद लेना है। जैसे आपने पे किया वैसे ही अपना मेल आईडी खोलना और यहाँ पे जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके लेना है तो ये वीडियो जरूर देख लेना, स्टैटिक जीके 90+ टॉपिक बुकलेट, इसका लिंक दे देंगे, ठीक है, ताकि आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के बारे में और डिटेल में जान सके कि क्या क्या अवेलेबल है। हमने पूरा बुकलेट भी दिखा दिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, पूरा बुकलेट देख लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, उसके बाद आप ले सकते हैं। तो स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और जनरल साइंस तो हम करवा ही रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पूरा डिपेंडेंट मत हो जाना इन मटेरियल्स पे। ये नहीं कि ले लिया तो इसी में डिपेंडेंट हो जाना, अपने तरफ से आपको एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। ये सारे तो टाइम बचाने के लिए है, ये सारे चीज़ हमने क्यों लॉन्च किया है, ताकि आपका टाइम बचे, साथ में आपको अपने तरफ से भी एफर्ट डालना है, ताकि आप जो है एग्जाम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं। आगे बढ़ते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेना जिनको है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, प्रोसेस भी बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, एल्कली मेटल्स विथ हाईएस्ट स्पेसिफिक हिट। तो ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ एग्जाम्स में बने हैं, रेलवे में शायद ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है। तो एल्कली मेटल्स विथ हाईएस्ट स्पेसिफिक हिट, तो ये जो है ये है लिथियम। लिथियम का स्पेसिफिक हिट सबसे ज़्यादा है इन एल्कली मेटल्स। अगर हम लिथियम का देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फ्रूटी स्मेल। बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो इसका सही जवाब है ईस्टर। ईस्टर जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें जो है फ्रूटी स्मेल इसमें से जो है इवॉल्व होता है। इसी वजह से जो है इसे परफ्यूम जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें यूज़ किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में फ्लेवर जो है स्मेल देने के लिए यहाँ पे फूड इंडस्ट्री में से यूज़ किया जाता है, फ्लेवर एंड कलरिंग, उसके साथ साथ जो है इसे जो है दिया जाता है जो है इसका स्मेल के लिए जो है दिया जाता है। हालांकि ईस्टर को जो है यहाँ पे फ्लेवर और फ्लेवर के लिए नहीं दिया जाता है, इसे सिर्फ स्मेल के लिए दिया जाता है, क्योंकि इससे जो है फ्रूटी स्मेल जो है ये इवॉल्व होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में जो है ये कौन से दो मटेरियल को मिला के जो है एलॉय बनाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में कौन से दो मटेरियल को यूज़ किया जाता है, यहाँ पे लेड एंड टिन को यूज़ किया जाता है। लेड और टिन ही क्यों, दूसरे क्यों नहीं, लेड एंड टिन को यूज़ किया जाता है क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ना, यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए तो इसका जो है रिक्वायर्ड मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉपर और लेड में कर देंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फ्यूज जो है ये जब हाई इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो फ्यूज यहाँ पे नहीं कटेगा और जिसकी वजह से पूरा वायरिंग जो है ये जल जाता है, जिसकी वजह से टिन और लेड जो है इसे यूज़ किया जाता है, इसका जो है एलॉय को यूज़ किया जाता है। इसका अगर हम देखें मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर हाई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होता है तो ये जो है फ्यूज कट जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये कट जाता है और आपका जो पूरा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है ये डैमेज होने से बच जाते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कुड नॉट असाइन ए फिक्स्ड पोजीशन टू क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है अगर हम देखें हाइड्रोजन में क्या ऐसा दिक्कत हुआ कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में जो है इसे फिक्स पोजीशन नहीं दिया जा सका। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन जो है ये रिजेंबल करता है बोथ एल्कली मेटल का भी ये प्रॉपर्टी को रिजेंबल करता है, साथ में हेलोजेंस का भी प्रॉपर्टी को रिजेंबल करता है। अब एल्कली मेटल से ग्रुप 1 है, हेलोजेंस अगर देखें तो ग्रुप 17 है, तो दोनों का प्रॉपर्टी जो है ये रिजेंबल करता है। इसी वजह से जो है इसे एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं दिया गया था। उसके बाद फाइनली आपको तो अभी पता ही है इसको फिक्स्ड पोजीशन दिया गया है, ग्रुप 1 मेटल्स में से एल्कली मेटल्स में से प्लेस किया गया है। द प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय, तो प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल जो है किनके द्वारा दिया गया था, ये जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि एटम जो है ये बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है ये एम्बेडेड है। लेकिन बाद में जो है ये वोर्स फिर अपना मॉडल लेके आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बीच में जो है न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और जो है नेगेटिव चार्ज है ये रिवॉल्व करते हैं, इनके अराउंड में जो है पॉजिटिव चार्ज के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। तो वोर मॉडल ने जो है रिप्लेस कर दिया था जो है ये प्लम पुडिंग जो एटॉमिक मॉडल है जे थॉमसन का, इसे रिप्लेस कर दिया था। और इन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, बीच में जो है ये न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है ये रिवॉल्व करते हैं, इनके अराउंड जो है ये रिवॉल्व करते हैं। तो वोर मॉडल जो है इन्होंने ये कहा था, जिसके बाद जो है ये रिप्लेसमेंट हुआ था। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज और इसे हम सेल कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एक स्टूडेंट किसी ने कहा था कि क्या हमें सब सेल भी पढ़ना है। देखिए अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सब सेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ सब सेल के एल एम ये सब आप पढ़ सकते हैं। सब सेल में इतना जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि सब सेल से सवाल नहीं बनेगा। आपका क्लास 10 तक यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला, 11-12 का यहाँ पे सवाल नहीं बनने वाला। फिर भी रेलवे जो है कभी कभी ऐसा नहीं करता, कभी कभी ऊपर लेवल का भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो उनको भी हमने कहीं कहीं लिया उस तरह के क्वेश्चन को, उनको आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी इसे कंप्लीट करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इन्हें देख लेते हैं। Which chemical is used for cloud शेडिंग, बहुत बार ये भी क्वेश्चन बना है। सिल्वर आयोडेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट,
पोटासियम नाइट्रेट। तो इसका जो सही जवाब है ये है सिल्वर आयोडेट। तो सिल्वर आयोडेट जो है इसे काम में लिया जाता है, क्लाउड सीडिंग के काम में से लिया जाता है। क्या होता है, जो क्लाउड्स हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है इसमें जो है सिल्वर आयोडेट का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से ये रेन होते हैं। बेसिकली गर्मियों के दिन में जब बारिश नहीं होते हैं तो जो है एयरप्लेन के मदद से जो है किया जाता है, ये सिल्वर आयोडेट का छिड़काव किया जाता है जो क्लाउड्स हैं उसके ऊपर में, जिसके बाद जो है ये बारिश होता है। तो ये बेसिकली सिल्वर आयोडेट को यहाँ पे काम में लिया जाता है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है ये, ठीक है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, न्यूट्रल केमिकल इक्वेशन, एसिडिक केमिकल इक्वेशन। तो इसका सही जवाब है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कहा जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखने से नहीं होगा, केमिकल इक्वेशन को फिर हम बाद में बैलेंस भी करते हैं, ठीक है, तब जाके उसे कह सकते हैं इट इज ए प्रॉपर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिर्फ आपने केमिकल इक्वेशन लिखा, सब बैलेंस नहीं किया है, तो उसे कहा जा सकता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट इन सी वीड, बार बार बना है। सी वीड में जो है कौन से सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल पाया जाता है? तो यहाँ पे आयोडीन पाया जाता है। तो आयोडीन जो है ये पाया जाता है। थायराइड के फंक्शनिंग के लिए जो है आयोडाइड को जो है आयोडीन को शायद जो है यूज किया जाता है। यहाँ पे जरूर ये ध्यान रखना, आयोडीन को जो है ये थायराइड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यूज किया जाता है। लाइफ साइंस के जब हम क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट, तो वहाँ पे हम ये सारी चीज भी डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना जान लेना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट इन सी वीड जो है ये है आयोडीन। At what pH value the tooth decay will start? Below 7.5, below 6.5, below 5.5, below 4.5। तो इसका सही जवाब है ये है below 5.5। अगर 5.5 से अगर कम होता है pH तो जो है ये tooth decay जो है स्टार्ट होता है। अब बात है कि 5.5 यानी कि एसिडिक होगा, तो ये कैसे हो सकता है? अगर आप ज़्यादा जो है ये एसिडिक खाना खा रहे हैं या फिर एसिडिक ड्रिंक पी रहे हैं, तो इसके वजह से जो है ये हो सकता है आपका जो है टीथ का जो है pH जो है ये कम सकता है, ये 5.5 हो सकता है, जिसके बाद जो है यहाँ पे कैविटी क्रिएटिंग जो है बैक्टीरिया ग्रोथ आपके टीथ में हो सकता है और यहाँ पे टूथ डिके जो है स्टार्ट हो सकता है। तो जो pH है 5.5 से अगर नीचे होगा आपका दांत का, तो उसके बाद जो है टूथ डिके जो है स्टार्ट होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप अगर ज़्यादा एसिडिक खाना खाते हैं या फिर एसिडिक ड्रिंक लेते हैं तब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एटमोस्फेरिक एयर? इनमें से कौन सा एटमोस्फेरिक एयर नहीं है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडन। तो इसका सही जवाब है यह है रेडन। ऑप्शन 4 रेडन इज करेक्ट। रेडन जो है ये एटमोस्फेयर में पाया नहीं जाता है, बल्कि ये जो है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम के बाद जो है ये जो है गैस इवॉल्व होता है। तो रेडियम जो है ये एटमोस्फेरिक गैस नहीं है। ये होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ सेम। तो होमोलॉगस सीरीज में जो है ये जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं इसमें क्या सेम होता है? तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे सेम होते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, तब आपको होमोलॉगस सीरीज और अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर हम एग्जांपल लें होमोलॉगस सीरीज अब जो है एल्केन्स अगर देखें तो यहाँ पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये होमोलॉगस सीरीज हो गया, ठीक है। एल्केन्स का होमोलॉगस सीरीज देखें तो ये क्या होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहाँ पे इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, साथ में इनका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। इसी तरह अल्कोहल का देखें तो अगर अल्कोहल का हम देखें तो मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है, केमिकल प्रॉपर्टी भी इनका सेम होता है। अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज, तो कौन सा अल्कोहल डिस्टिलेशन ऑफ वुड के बाद जो है प्रिपेयर किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है यह है मिथानॉल। मिथाइल अल्कोहल जैसे प्रिपेयर किया जाता है बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड, और इसी वजह से जो है मिथाइल अल्कोहल जो है इसे वुड अल्कोहल भी कहा जाता है। Which one of the following is used to restore the color of old oil painting containing lead oxide? तो इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसे यूज किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है यहाँ पे पॉलिश किया जाता है। अगर कोई ऑयल पेंटिंग है तो उसमें जो है लेड ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से धीरे धीरे समय के साथ जो है वो थोड़ा जो है फेड अवे यहाँ पे हो जाता है बाय सम ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अगर इसे पॉलिश किया जाए तो इसका जो है इसके जो कलर्स हैं और ओल्ड कलर ऑफ कलर पेंटिंग्स जो है इसे रिस्टोर किया जा सकता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जिसे प्रिपेयर किया गया था? यहाँ पे तो कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, बस आपको ये जानना है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया था। तो इसका सही जवाब है यूरिया। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे कि लेबोरेटरी में बनाया गया था। फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑप्टेन, तो रेडियम जो है इसे कौन से मिनरल से ऑप्टेन किया जाता है? इसका सही जवाब है पीच ब्लेंड। पीच ब्लेंड से इसे ऑप्टेन किया जाता है। बहुत बार बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो रेडियम जो है इसे पीच ब्लेंड से ऑप्टेन किया जाता है, या पीच ब्लेंड को और एक नाम से भी इसे जाना जाता है, यूरानाइट के नाम से जाना जाता है, यूरानीनाइट का नाम से जाना जाता है, URANINIT। ये भी आपको ऑप्शन में देखने मिल सकता है, तो ये ध्यान रखना है यूरानीनाइट या फिर
पीच ब्लेंड ये ऑप्शन में होगा। रेडियम जो है कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था, ये भी कुछ कोई कई एक एग्जाम में बने थे। तो 1898 में जो है इसे डिस्कवर किया गया था। 1898 में रेडियम को डिस्कवर किया गया था, ये ध्यान रखना। किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था कमेंट बॉक्स में जरूर हमें आप बता सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक था, ये जो है पार्ट 1 था। अभी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, कम से कम हम यहाँ पे 10, 12, 13, 15 पार्ट जो है यहाँ पे बनाने वाले हैं। अपकमिंग टाइम में बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं केमिस्ट्री का, उसके बाद जो है हम लाइफ साइंस का भी आपके लिए बहुत सारे वीडियोज लाने वाले हैं और फिजिक्स का भी वीडियोज लाने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में भूलना मत स्टेट सीरीज को लेना है आपको, और इस वीडियो को देख लेना। यहाँ पे आपको डिटेल पता चल जाएगा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो यहीं तक था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।